बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज। यानी इसमें जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे आज इस लेक्चर में वो बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज होगा। ठीक है, तो क्या है, प्रॉब्लम्स को करने से पहले आपको प्रॉपर्टीज़ प्रॉपरली मालूम होना चाहिए, जो भी डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज है। लेक्चर 1 में हम पूरा कवर किए हैं आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, तो इसको देखने से पहले जो लोग देख चुके हैं ठीक है, अगर जो नहीं देख पाए हैं वो इसका लिंक, लेक्चर 1 का लिंक यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो क्या है, प्रॉपर्टीज़ अगर प्रॉपरली अगर आप समझे हुए हैं तो इसका क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसको हमको प्रूव करना है कि ये जो डिटर्मिनेंट गिवन है इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। इसको हमको सॉल्व करना है यूजिंग प्रॉपर्टीज, इसको हमको प्रूव करना है। प्रूव करना है कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू 0 होगा। क्या है डिटर्मिनेंट, x, y, z, a, b, c एंड x प्लस a, y प्लस b एंड z प्लस c। इसको हमको 0 प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। क्या है, x, y, z, a, b, c एंड x प्लस a, y प्लस b एंड z प्लस c। तो प्रॉपर्टीज में हम बताए थे कि इफ एनी रो और कॉलम बी द सम ऑफ टू एलिमेंट्स, ये उस प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। क्या है कि एनी रो और कॉलम बी द सम ऑफ टू एलिमेंट्स देन इट कैन बी रिटेन एज, यानी इसको हम वापस से लिख सकते हैं टू डिफरेंट डिटर्मिनेंट में। कैसे देखते हैं, इसको हम x, y, z, a, b, c, यहाँ पे क्या है, ये दो एलिमेंट्स का क्या है, ये सम है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट सेपरेट x, y, z, यानी इसका जो फर्स्ट जो एलिमेंट्स है इसको लेके एक डिटर्मिनेंट लिख लेंगे, प्लस फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये जो दोनों कॉलम है इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, x, y, z, a, b, c एंड ये जो इसका लास्ट वाला है सेकेंड वाला a, b, c। तो इस तरह से जब भी किसी भी रो में या कॉलम में अगर दो एलिमेंट्स अगर जुड़ा हुआ है तो उसको हम सेपरेट सेपरेट दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये था एक प्रॉपर्टीज़ जिसको यूज करके हम क्या किए, इसको दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में हम लोग लिख दिए। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ पर देखें तो क्या है, ये आपका कॉलम 1 और यहाँ से कॉलम 3 दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें कॉलम 2 एंड कॉलम 3 क्या है, इक्वल है। तो एक और प्रॉपर्टीज़ है डिटर्मिनेंट का, क्या है वो, कि कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर किसी डिटर्मिनेंट का अगर आइडेंटिकल हो जाता है, एक जैसा हो जाता है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। तो यहाँ से क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे कॉलम 1 एंड कॉलम 3 क्या है, आइडेंटिकल है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस इसमें कॉलम 2 एंड कॉलम 3 क्या है, आइडेंटिकल है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह से ये मेरा 0 प्रूफ हुआ। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें भी हमको 0 प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक पैटर्न चल रहा है, A, B, B, C, C, A, यानी यहाँ पर एक पैटर्न है आपका A, B और C का। ठीक है ना, चाहे आप रो वाइज देखिए या फिर कॉलम वाइज। तो कहने का मतलब इसमें हमको क्या करना है कि इसमें हम कोशिश करते हैं कि इसको हम ऐड करके देखते हैं एक बार कि क्या रिजल्ट इससे होने वाला है। तो आपको प्रॉपर्टीज़ में बताया गया था कि अगर हम किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके अगर उसको ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू सेम होता है। अगर डायरेक्ट ऐड भी कर दे तभी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, R1 में R1 का जो अब वैल्यू होगा वो R1 प्लस R2 और प्लस R3। ऐसा क्यों कर रहे हैं
कि ऐसा करने से आप देख रहे हैं कि ए बी सी और सी माइनस ए इस तरह से एक पैटर्न में लिखा हुआ है, चाहे वो रो वाइज हो या फिर कॉलम वाइज हो। तो हो सकता है अगर हम ये ऑपरेशन लगाए तो कुछ हमको यूनिक सा रिजल्ट मिल जाए। तो देखते हैं क्या है यहाँ पे। अभी हम क्या करने वाले हैं, R1 का जो वैल्यू होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखते हैं R1 क्या है आपका। R1 पहले लिख लीजिए A माइनस बी, ठीक है, सॉरी R1 का जो वैल्यू आएगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3। तो कहने का मतलब है इसका वैल्यू क्या होने वाला है। और कैसे ऐड करेंगे रो को, देखिए ये मेरा रो 1 है, रो 2 है और रो 3 है। तो ऐड करना है, तो कहने का मतलब ये और ये ऐड होगा, इस तरह से रो ऐड होगा, ये और ये, ठीक है ना। तो जब हम ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या होने वाला है, A माइनस बी प्लस इसका क्या हो जाएगा B माइनस सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका C माइनस ए। ये माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी सब कैंसिल हो गए, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। या इस पोजीशन पे यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ भी देख लीजिए आपका क्या है B माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस फिर आपका A माइनस बी है। यहाँ भी माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी, ये सब कैंसिल होके क्या आ जाएगा इसका रिजल्ट 0। तो देख रहे हैं कि हमको एक कॉमन सा रिजल्ट मिल रहा है 0 0। इसी तरह यहाँ भी अगर हम ऐड करते हैं C माइनस ए माइनस बी और B माइनस सी, तो हमको रिजल्ट क्या मिलने वाला है 0 0, यानी R1 में कहाँ लिखेंगे हम लोग R1 में, यानी R1 में जो रिजल्ट हमको मिलने वाला है वो सब क्या है 0 0 मिलने वाला है। बाकी को आप एज इट इज़ लिख लीजिए B माइनस सी माइनस ए माइनस बी, नेक्स्ट क्या है C माइनस ए माइनस बी एंड B माइनस सी। फिर डिटर्मिनेंट के ही प्रॉपर्टीज़ में हम बताए थे कि किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी एक रो या कॉलम उसका सारा एलिमेंट्स अगर 0 हो जाता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको प्रूव करना है, यहाँ भी आपको क्या करना है प्रूव करना है कि 2 7 65 3 8 75 5 9 और 86 इसका वैल्यू कितना होगा 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लॉजिक सेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ आपको ऐसा दिख नहीं रहा है जिससे हम कोई प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सके। यहाँ 2 है 7 है और ये 65 है, यहाँ 3 है 8 है और 75 है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट लगाना होगा, देखना होगा कि इसमें हम क्या करें कि कुछ हमको जिसे ऐसा रिजल्ट मिले जहाँ पे हम प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये कितना है 65 है ना। अगर 65 में से अगर हम -2 कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 63, और ये जो 63 है वो 7 का क्या है मल्टीपल है, यानी इसको हम 7 इंटू कितना 9 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपका 75 है कॉलम 3 में और कॉलम 1 में क्या है 3 है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि 75 में से अगर हम माइनस कर देते हैं 3 तो ये कितना हो जाएगा 72, और ये देखिए फिर 8 का मल्टीपल है 8 इंटू 9 है, ऐसा लिख सकते हैं। फिर 86 में देख लीजिए, 86 में से अगर हम -5 कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 81, और 81 फिर क्या है 9 का मल्टीपल है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि अगर हम C1 और C3 का अगर हम माइनस कर ले तो कुछ इससे रिलेट वो हो जाएगा। तो चलिए हम ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। जो हमको प्रूफ करना है कितना है 2 है 3 5 7 8 9 और ये 65 75 एंड 86 है, ठीक है। तो क्या करना है, देख रहे हैं हम 65 में से 2 माइनस कर रहे हैं, यानी इससे इसको हम माइनस कर रहे हैं, मतलब ये मेरा क्या है C3 है और ये मेरा C1 है। तो अगर हम ऐसा लिखें कि C3 का वैल्यू C3 माइनस C1, तो प्रॉपर्टीज़ में ये बताया गया है कि अगर किसी भी रो को
से अगर हम किसी दूसरे रो को माइनस कर ले या प्लस कर ले तो वैल्यू उसका सेम रहेगा। यानी कहने का मतलब अगर ये हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो ये डिटर्मिनेंट के पे कोई चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। हम C3 में कर रहे हैं तो बाकी को आप एज इट इज़ लिख लीजिए 2 3 5 7 8 9 और ये कितना हो जाएगा 65 माइनस 2 वो आपका 63, उसके बाद फिर ये हो जाएगा 72, 86 माइनस 5 81। ठीक है, अब क्या है, फिर आपको प्रॉपर्टीज़ में ही बताया गया था कि अगर किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको हम डिटर्मिनेंट से बाहर ले सकते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ 63 7 इंटू 9, 72 8 इंटू 9, 81 9 इंटू 9 है। कहने का मतलब इसमें आपको दिख रहा है कि एक 9 क्या है, सब में कॉमन फैक्टर है। तो ये कॉलम 3 से हम क्या कर सकते हैं, 9 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या है 2 3 5 7 8 9 और इसमें क्या हो जाएगा आपको देख लीजिए, अगर 9 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7 8 एंड 9। फिर वही प्रॉपर्टी यहाँ क्या है आपका कॉलम 2 और कॉलम 3 क्या है, आइडेंटिकल है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 9 और इधर डिटर्मिनेंट का जो ये वैल्यू है 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 0। क्यों 0 हुआ, क्योंकि यहाँ कॉलम 2 एंड कॉलम 3 क्या है, आइडेंटिकल है। तो आज के इस लेक्चर में जो भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो सब प्रॉपर्टीज बेस्ड है। आप लोगों ने अगर इसको कवर कर लिया है प्रॉपर्टीज को, जो इससे पहले वाला लेक्चर था, तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं कर पाए हैं तो इसका लिंक लेक्चर 1 का लिंक जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके पहले इसको देख ही लें। क्योंकि अगर प्रॉपर्टीज को अगर आप प्रॉपरली समझे हुए हैं तो ये सब करना, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान होगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जो भी क्वेश्चन है वो प्रॉपर्टीज बेस्ड ही है। अब इस क्वेश्चन में आपको फिर प्रूव करना है, प्रूव दैट कि 1 1 1 BC BC CA और ये एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जिसका वैल्यू हमको क्या करना है 0 प्रूफ करना है। अब ये जो डिटर्मिनेंट है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये क्या है BC है और इधर क्या है A इंटू B प्लस C है। यानी इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो ये क्या हो जाएगा AB अब प्लस AC। ठीक है, तो यहाँ क्या है दोनों पेयर में AB AC, कमी किसका है, अगर हम ABC का अगर हम पेयर बनाना चाहें ABC का तो क्या होगा AB उसके बाद फिर आपका BC और फिर CA, यही ना होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर आपका AB और AC है, बच क्या रहा है BC। मतलब हमको क्या करना होगा यहाँ पे कॉलम 3 और कॉलम 2 को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले रो में देख लीजिए यहाँ भी क्या है BC और AB है, इधर में क्या है AC है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं जो हमको प्रूफ करना है 1 1 1 BC CA AB और इधर A इंटू B प्लस C, फिर B इंटू C प्लस A, C इंटू A प्लस B है, इसको हमको 0 प्रूफ करना है। तो देखें क्या कर, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं BC CA AB, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा AB प्लस AC, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये BC प्लस AB हो जाएगा और यहाँ से आपका हो जाएगा AC अब प्लस BC। तो देख रहे हैं कि अगर इस दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये पूरा ही कॉलम क्या हो जाएगा आइडेंटिकल हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर हम ऑपरेशन लगाने वाले हैं कि C3 का जो अब वैल्यू होगा वो C3 प्लस कितना हो जाएगा C2। ठीक है, और ऐसा करने से डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये ऑलरेडी प्रॉपर्टीज में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर प्रॉपर्टीज क्लियर है तो यहाँ से ये प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है, कोई भी परेशानी नहीं होने वाला है क्योंकि सब चीज़ प्रॉपर्टीज बेस्ड ही है। तो चलिए देखते हैं ऐसा अगर हम करते हैं तो क्या हो रहा है।
तो आप C3 में चेंज कर रहे हैं, यानी आप C3 को वैल्यू दे रहे हैं। तो C3 क्या है, C3 प्लस C2 है, यानी बाकी को आप C1 और C2 को एज इट इज़ लिख लीजिए। ये BC, CA एंड AB। और इसमें क्या होने वाला है, C2 प्लस C3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए AB, AC और यहाँ से BC ऐड होगा, यानी AB प्लस BC प्लस AC हो जाएगा। ये आपका AB प्लस BC प्लस CA या AC भी लिख सकते हैं उसको। यहाँ भी देख लीजिए AB है, BC है और CA है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA हो जाएगा। और नेक्स्ट भी आपका AB प्लस BC और प्लस CA हो जाएगा। तो फिर आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कॉलम 3 में क्या है, सभी जो उसका एलिमेंट्स है वो क्या है, आइडेंटिकल हो गया। ठीक है, अगर आइडेंटिकल है यानी कॉमन है तो इसको हम लोग बाहर ले सकते हैं कि किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में अगर कोई टर्म्स या कोई भी फैक्टर अगर आइडेंटिकल है तो उसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो AB प्लस BC और प्लस CA को हम लोग कॉमन ले लिए कॉलम 3 से। तो अब क्या बच गया हमारे पास, 1 1 1 और यहाँ आपका BC, ये आपका CA और ये AB और ये फिर 1 1 1। बहुत ही आसान। फिर क्या हो गया, यहाँ आपका कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आइडेंटिकल हो गया, यानी यहाँ पे क्या हो गया आपका C1 और C3 इक्वल हो गया। मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। AB प्लस BC प्लस CA, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, मतलब 0 इंटू समथिंग 0। तो ये बहुत आसान है। देखिए अभी तक तो कोई क्वेश्चन यहाँ पे टफ नहीं हुआ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, अब यहाँ से क्या है, हमको एक डिटर्मिनेंट से दूसरे डिटर्मिनेंट पे आना है। यहाँ क्या है, B प्लस C, C प्लस A, A प्लस B, यानी इसमें A B C का रिपीटेशन है। इसमें देखिए Q प्लस R, R प्लस P, P प्लस Q, इसमें एक रिपीटेशन है, और इसमें X Y Z का। और इसमें हमको क्या करना है कि इसको सॉल्व करके प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके या जैसे भी हो आपको यहाँ पे प्रूव करना है 2 इंटू ये डिटर्मिनेंट। तो देखते हैं, इसका लेफ्ट हैंड टर्म हम लोग लेते हैं जो हमको प्रूव करना है। क्या है, B प्लस C, C प्लस A, यहाँ से A प्लस B। नेक्स्ट आपका है Q प्लस R, R प्लस P एंड P प्लस Q। और थर्ड जो है Y प्लस Z, Z प्लस X एंड X प्लस Y है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे P Q R, इस तरह यहाँ X Y Z इस तरह से लेके आना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी एक रो को या कॉलम को, यहाँ रो ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम इसको ऐड करने वाले हैं, इसको और इसको तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, 2A प्लस B प्लस C, हमको 2 भी चाहिए। तो पहला टारगेट है कि अब ये 2 आए कहाँ से। तो 2 आने के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ C 2C हो जाएगा, B 2B और A 2A हो जाएगा। इसमें भी Q 2Q, R एंड R 2R, P 2P हो जाएगा, यानी 2 हम यहाँ से लेके आ जा सकते हैं। तो मेरा टारगेट पहले है कि 2 लेके आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा, इसको ऐड करना इस तरह से, ये और ये, यानी तीनों रो को हमको क्या है, ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे, R1 का वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3, और ऐसा करने से डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे कोई चेंज नहीं होता है। ये हम लोग प्रॉपर्टीज़ में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं ऐसा अगर आप करते हैं तो कैसे जुड़ेगा। इसका रो इस तरह से जोड़ना है, यानी इस पोजीशन का यहाँ जुड़ेगा, मिडिल पोजीशन का मिडिल में, और एंड पोजीशन एंड में जुड़ेगा। तो इस तरह से जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये तीनों ऐड होगा, ये तीनों ऐड होगा, और इधर ये ऐड हो जाएगा। तो चलिए ऐड करते हैं। अगर ऐड करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे A 2A,
बी बी 2b एंड सी सी 2c हो जाएगा। यानी इस तरह से आपका आने वाला है 2a 2b एंड 2c। यहाँ से आप 2 कॉमन कर सकते हैं तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा आपका ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं ऐसा 2a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट इसको अगर आप ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, p p 2p q q 2q एंड r r। तो यहाँ से भी आप क्या करेंगे, 2 कॉमन करके इसको p प्लस q प्लस r कर लेंगे। यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, x x 2x हो जाएगा, 2 कॉमन कर रहे हैं, y y 2 एंड z z 2z हो जाएगा। तो यहाँ से आपको x प्लस y प्लस z मिलने वाला है, ठीक है। और बाकी को आप एज इट इज़ लिख दीजिए। ये क्या हो जाएगा, c प्लस a प्लस b और यहाँ से r प्लस p एंड p प्लस q। ये आपका p प्लस q होने वाला है। नेक्स्ट z प्लस x, यहाँ आपका z प्लस x एंड x प्लस y, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 कॉमन कर लेते हैं। तो 2 को अगर हम कॉमन करते हैं तो देखिए, अगर यहाँ से अगर हम 2 कॉमन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका देखिए a प्लस बी प्लस सी और ये आपका नीचे c प्लस a और a प्लस b हो जाएगा। इसमें आपका p प्लस q प्लस r हो जाएगा, p प्लस q प्लस r हो जाएगा एंड ये r प्लस p एंड p प्लस q हो जाएगा आपका ये। नेक्स्ट है ये आपका x प्लस y प्लस z, z प्लस x एंड x प्लस y, ठीक है। अब आ जाइए, अब क्या था इसमें, हमको अब यहाँ पे a चाहिए, b चाहिए और c चाहिए। तो अभी यहाँ पर हम फोकस करें, यहाँ c और a है और ऊपर वाले रो में क्या है, यहाँ पे b है। इसको थोड़ा साफ से अच्छे से लिख लें। यहाँ आपका a प्लस b और प्लस c है, यहाँ पे b चाहिए और इसमें है क्या, a प्लस c है। यहाँ c चाहिए तो a और b है। सपोज अगर आपके पास a प्लस b प्लस c है, ठीक है ना। अगर हमको यहाँ पे a चाहिए, क्या चाहिए, a चाहिए, तो इसमें से आप क्या कर देंगे, माइनस अगर b प्लस c कर दें तो क्या मिल जाएगा, हमको a मिल जाएगा। यानी a प्लस b प्लस c, ये माइनस b एंड माइनस c, माइनस b प्लस c माइनस c प्लस c कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बच जाएगा, a बच जाएगा, है ना। तो यहाँ पर a और c है, हमको b चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, a प्लस b में से हमको इसको माइनस कर लेना पड़ेगा। यहाँ पर c चाहिए तो a प्लस b प्लस c में से हम इसको अगर माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है। अगर ये मेरा a प्लस b प्लस c है, हमको यहाँ पे c चाहिए, तो c को लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से a प्लस b को माइनस कर लेते हैं। अगर हम a प्लस b को माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस b प्लस c तो है ही मेरा, इसको भी साफ कर लेते हैं, ये तो a के लिए था। तो यहाँ पर अगर हमको c चाहिए तो a प्लस b प्लस c में से अगर हम माइनस a प्लस b कर लें तो हमको c मिल जाएगा। क्या है, a प्लस b प्लस c माइनस a एंड माइनस b, तो क्या हो जाएगा, माइनस b और ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। तो अब बात समझ में आ गया होगा कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, हमको यहाँ पे b चाहिए, कहने का मतलब हम यहाँ पे इससे इसको माइनस करने वाले हैं, ठीक है। यानी अभी जो R2 का वैल्यू है वो R2 माइनस R1 करने वाले हैं, ठीक है। एंड R3 का जो वैल्यू है वो R3 में हमको c चाहिए, तो इससे हम इसको अगर माइनस कर देते हैं R3 माइनस R1 तो देखते हैं क्या रिजल्ट
आने वाला है। ठीक है, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, हो जाएगा बहुत ही आसानी से, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है उसको समझे हो जाएगा। देखते हैं R2 माइनस R1 यानी ये माइनस ये, इसी तरह यहाँ भी ये माइनस ये होगा, ये सब माइनस करेंगे तो देखते हैं R2 माइनस R1। R2 आपका क्या है C प्लस A और माइनस करना है R1, इसको माइनस करना है तो क्या हो जाएगा माइनस A माइनस B एंड माइनस C। ठीक है, तो ये माइनस A माइनस C प्लस C, क्या बच रहा है आपके पास माइनस B, यहाँ माइनस B बच गया। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो जाएगा 2, अभी जो है R2 का वैल्यू, तो R1 में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, R1 को पहले लिख लेते हैं A प्लस B प्लस C, उसके बाद फिर आपका ये P प्लस Q प्लस R और इधर X प्लस Y प्लस Z। ठीक है, अब देख लीजिए R2 में ये हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा R2 माइनस R1, ये माइनस ये कितना आया B आया, क्यों यहाँ A और C है तो ऑब्वियसली क्या बचेगा वहाँ पे आपके माइनस B बचेगा, यहाँ R प्लस P है तो क्या बचेगा माइनस Q, और यहाँ Z प्लस X है तो क्या बचने वाला है माइनस Y। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ A प्लस B है तो इसमें से हम उसको माइनस करने जा रहे हैं, तो A प्लस B से यहाँ A प्लस B है तो क्या बचने वाला है माइनस C, यहाँ P प्लस Q है तो क्या बचने वाला है माइनस R, और यहाँ आपका X प्लस Y है तो क्या बचने वाला है माइनस Z। ठीक है, तो चलिए कुछ हद तक तो हम लोग कामयाब हुए सेकेंड रो और थर्ड रो में उसको सिंगल बनाने में। ठीक है, क्या हो गया B Q Y मिल चुका है, थर्ड रो में क्या है C R Z मिल चुका है। अब रह गया बात मेरा फर्स्ट रो का, फर्स्ट रो में हमको A P और X चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं बहुत आसान है, यहाँ भी देख लीजिए, अगर आप इस तीनों को ऐड कर देते हैं R1 का वैल्यू, अगर यहाँ पर ये आप ऑपरेशन लगा दें कि R1 का वैल्यू R1 प्लस R2 एंड प्लस R3, तो देख रहे हैं ना माइनस B प्लस B माइनस C प्लस C कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिलने वाला है R1 में A, यहाँ माइनस Q माइनस R ये प्लस से कैंसिल हो जाएगा, P मिल जाएगा आपको, वहाँ भी देख लीजिए माइनस Z माइनस Y प्लस Y कैंसिल होगा, X मिल जाएगा। तो जैसे ही ये ऑपरेशन अगर हम लगाते हैं तो मेरा काम बन जाएगा। तो देखते हैं R1 का वैल्यू जो अब है वो R1 प्लस R2 एंड प्लस R3। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो इस तीनों को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या बाहर में आपके 2 है, तो यहाँ आपको A मिलने वाला है, इसको ऐड करेंगे तीनों को तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपका P और वहाँ X। ठीक है, इस तीनों को ऐड कर लेते हैं तो X मिल जाएगा आपको, और यहाँ आपका माइनस B माइनस Q माइनस Y और यहाँ माइनस C माइनस R एंड माइनस Z। ठीक है, फिर क्या नेक्स्ट स्टेप में माइनस तो हमको चाहिए नहीं, देख रहे हैं ना यहाँ पे माइनस है नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे R2 से अब माइनस कॉमन करेंगे, R3 से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस माइनस बाहर में क्या हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा, तो ये आपका A P X B Q Y C R एंड Z। तो इस तरह से बहुत ही ईजिली क्या है हम लोग प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके ये सब प्रॉपर्टीज़ अगर हम लगाते हैं तो क्या हो रहा है डिटर्मिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, मगर ऐसा करके हम लोग क्या है अपने रिजल्ट तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका राइट हैंड साइड, ये आपका प्रूव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। यहाँ हमको AQ प्रूफ करना है। ठीक है, तो आपके डिटर्मिनेंट में आपको एक प्रॉपर्टीज़ पढ़ाया गया था कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर
इसके डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर या फिर नीचे में अगर एलिमेंट्स क्या है, जीरो हो जाता है, ये अगर जीरो हो जाए या फिर ये जीरो हो जाता है, तो क्या करते हैं हम लोग, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है इसका हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट ले लेते हैं ए बी सी। ठीक है ना। तो कुछ ऐसा ही हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं ताकि आसानी से हम लोग अपना रिजल्ट लिख सकें। तो देखते हैं, तो करना क्या है, हमको यहाँ जीरो बनाना है, यहाँ जीरो बनाना है। इसके हेल्प से क्या था, ये इस तरह से था आपका ए, मान लीजिए इधर एक्स वाई, यहाँ जीरो बी जेड, जीरो जीरो सी, इस तरह से। यानी हमको इसको जीरो बनाना है और इस पोजीशन पे जीरो लाना है इसके हेल्प से। ठीक है ना। यानी ऐसा लेके आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको जीरो बनाना पड़ेगा, फिर इसको जीरो बनाना पड़ेगा इसके हेल्प से। ठीक है। तो देखते हैं, फिर यहाँ पे क्या है, जीरो है, यानी इसको हमको जीरो बनाना पड़ेगा इसके हेल्प से। पहले करते हैं ये वाला ऑपरेशन, पहले हम लोग करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आने वाला है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे, यहाँ 3a है और यहाँ a है। तो 3a और a को हमको जीरो बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके अगर इसको हम माइनस कर दें तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 3a माइनस 3a 0। तो यहाँ पर जो हम लोग ऑपरेशन लगाने वाले हैं कि अभी जो हमको वैल्यू कहाँ चाहिए, इस पोजीशन पे जीरो चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, अब ये कहाँ है, R3 में। तो R3 का वैल्यू जो है, यानी R3 को अगर हम माइनस कर दें, यानी 3a को हम माइनस कर दें कितना से, यहाँ 3a है यहाँ a है, यानी इसमें R1 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करके अगर माइनस कर लेते हैं R3 से, तो इस पोजीशन पे हमको क्या मिल जाएगा, जीरो। और ऐसा करने से क्या डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज करेगा, नहीं करेगा, ये प्रॉपर्टीज़ में बताया गया है। ठीक है, कि इस तरह से अगर हम कोई ऑपरेशन लगाते हैं तो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है अनचेंज्ड होता है। ठीक है। फिर यहाँ पे हमको जीरो चाहिए, है ना, ये इस पोजीशन पे जीरो। तो क्या करना है, इसको जीरो बनाने के लिए इसके हेल्प से क्या करना पड़ेगा। तो अभी अगर हम R2 में क्या कर रहे हैं, R2 का वैल्यू इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेते हैं। ठीक है। तो फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, नॉर्मली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ये आ जाता है कि कैसे जीरो कहाँ मल्टीप्लाई करे, कहाँ घटाए। ठीक है ना। तो अब एक काम कीजिए, जो हम यहाँ पे वर्क करने वाले हैं ना, इसको थोड़ा रफ कर लीजिए साइड में। R3 क्या है आपका, 3a है, लिख लीजिए इसको। फिर क्या है ये आपका R3, 6a प्लस 3b है, और ये फिर क्या है आपका 10a प्लस 6b और प्लस 3c है। यही है आपका R3। माइनस करना है आपको, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, माइनस माइनस माइनस, उसके बाद 3 इंटू R1, यानी R1 में हमको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले ही ऐसा कर लीजिए, सेट कर लीजिए, ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है। अब देखते हैं R1 क्या है आपका, a, ये आपका a हो जाएगा, ये a प्लस b हो जाएगा, और ये आपका a प्लस b प्लस c। ठीक है। इसी को सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा आपको। यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं फिर से हम। तो देखिए पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये 3a माइनस 3a, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपको, 0। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये 6a प्लस 3b, और यहाँ से माइनस 3a एंड माइनस 3b। तो देखिए माइनस 3b प्लस 3b कैंसिल हो जाएगा, 6a माइनस 3a कितना हो जाएगा, ये 3a। ठीक है। यहाँ भी देख लीजिए, ये क्या है आपका 10a प्लस 6b प्लस 3c, और ये माइनस 3a माइनस 3b एंड माइनस 3c। यहाँ से माइनस 3c प्लस 3c कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना के बराबर आने वाला है, 10a माइनस 3a 7a एंड 6b माइनस 3b यानी प्लस 3b। तो इस तरह से हम लोग रफ कर लेंगे ताकि हमको यहाँ पे वैल्यू लिखना
आसान हो जाए। तो चलिए देखते हैं क्या आया मेरा। कहाँ चेंज किए थे हम लोग? R3 में। ये जो भी चेंजेस हुआ है कहाँ हुआ है? R3 में। तो R3 का वैल्यू अभी कितना आया देखिए यहाँ 0 3a, यानी यहाँ पर आपको 0 मिल गया, यहाँ पे आपको कितना मिल गया 3a मिल गया, और फिर 7a प्लस 3b मिल गया है। ठीक है, अब आ जाइए R2 का देखते हैं। R2 में क्या है? R2 माइनस 2R1। ठीक है, तो इसको हम साफ कर लेते हैं। तो चलिए क्या है R2 माइनस 2R1। R2 क्या है लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास? 2a, उसके बाद 3a प्लस 2b है, उसके बाद फिर आपका 4a प्लस 3b एंड प्लस 2c है। इसको माइनस करना है हमको, माइनस कर लेते हैं। कितना से मल्टीप्लाई करके? 2 से। तो चलिए यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या रिजल्ट आने वाला है देखिए, ये तो आपका 2a और माइनस 2a, ये 0 हो गया आपका। ठीक है, यहाँ इसमें आपका क्या हो जाएगा 3a प्लस 2b, और उसको माइनस कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 2a एंड माइनस 2b। तो देखिए क्या होगा, माइनस 2b प्लस 2b आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 3a माइनस a, 2a कितना आ जाएगा? ये a, और यहाँ से आपका 4a प्लस 3b प्लस 2c, अगर माइनस करते हैं तो माइनस 2a, और मल्टीप्लाई कर लीजिए माइनस 2b एंड माइनस 2c। माइनस 2c प्लस 2c कैंसिल हो जाएगा आपका, फिर 4a माइनस 2a 2a, 3b माइनस 2b यानी प्लस b। तो अभी जो R2 में रिजल्ट मिलने वाला है हमको क्या है? वो 0a एंड 2a प्लस b। यहाँ क्या मिलने वाला है? 0, उसके बाद यहाँ पे आपको a, और यहाँ पे 2a प्लस b। R3 में हो गया, R3 में R2 में हो गया, और R1 में कोई चेंजेस हम लोग नहीं किए थे, तो इसको हम लोग एज इट इज लिख देते हैं a प्लस b प्लस c। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप रफ कर लेते हैं तो क्या होगा, आपको कैलकुलेट करने में कहीं प्लस माइनस का या किसी तरह का भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो इस तरह से बेटर होगा कि अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो इस तरह से इसको रफ कर लें। तो अब 2 0 हमको मिल चुका है। अब देखना है हमको कि अब एक और 0 हम कैसे लेके आ सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब जो मेरा नेक्स्ट टारगेट जो है वो क्या है कि अब यहाँ पे 0 लेके आना है। बहुत ही सिंपल है, यहाँ देख रहे हैं ना 3a है और यहाँ a है। अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके अगर इसको माइनस कर दें, हो गया 0 बन गया। तो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि अब जो R3 का वैल्यू मेरा होगा वो क्या होगा, R3 माइनस 3 टाइम्स R2। ठीक है, ऐसा करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए फिर इसका भी हम लोग रफ कर लेते हैं ताकि हम लोग को आसानी से वैल्यू जो भी R3 का होने वाला है वो निकाल पाए। तो चलिए R3 क्या है मेरा, 0 है, 3a है, उसके बाद फिर आपका क्या है 7a प्लस 3b है। अब इसको हम माइनस करने वाले हैं, तो माइनस 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 डाल लीजिए। क्या करना है फिर 3 से मल्टीप्लाई करके, तो आप 3 से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। उसके बाद फिर R2 के एलिमेंट्स को लिख लीजिए यहाँ पे, ये 0a और यहाँ पे 2a प्लस b। ठीक है, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आने वाला है। देखिए ये तो 0, उसका काम खत्म है, 0 0 0 ही हो जाएगा। यहाँ भी देख लीजिए 3a और माइनस 3a क्या हो जाएगा, वो भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या हो रहा है आपका 7a प्लस 3b। ठीक है, माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो माइनस 6a और माइनस 3b। ठीक है,
तो देख लीजिए यहाँ पे क्या होने वाला है, 7a और -6a, ये कितना हो जाएगा a, और आपका 3b, और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तो 0 0 और a मिला। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग इस जगह बना लेते हैं यहाँ पर ही। तो देखिए क्या हुआ है रिजल्ट आपका। R1 में हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो R1 को छोड़ देते हैं इसी तरह से, a प्लस बी, और ये आपका a प्लस बी प्लस सी है। R2, ये जो चेंज R2 में भी कोई चेंज नहीं है, तो इसको भी ऐसा लिख लेते हैं, 0 फिर आपका a एंड ये 2a प्लस b। और R3 में क्या हुआ, 0 फिर 0 और ये कितना आया a। ठीक है, तो अब फिर हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करने वाले हैं, जो क्वेश्चन बताने से पहले भी हम बताए थे, तो फिर बता रहे हैं। क्या है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर या नीचे सभी एलिमेंट्स अगर 0 हो जाते हैं, तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या था वो, कि इस तरह से अगर आप a यहाँ पर कुछ भी है, x y है, यहाँ 0 है, यहाँ b है, ये 0 है, और ये 0 0 और c है, इसको z लिख लीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, देख रहे हैं कि ये डायगोनल एलिमेंट्स के क्या है, नीचे में तीनों एलिमेंट्स जो है वो क्या है 0 है, तो इसका जो रिजल्ट होता है वो डायगोनल एलिमेंट्स का क्या हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है। ये प्रॉपर्टीज़ में पढ़ाए थे, अगर यही 0 अगर यहाँ भी हो तभी भी इसका रिजल्ट यही होने वाला है, या फिर ऊपर या नीचे। अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट और लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स अगर 0 हो जाता है सभी का सभी, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका, ये इसका जो वैल्यू होगा आपको डायगोनल एलिमेंट्स का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। मतलब a इंटू ए इंटू ए क्यू, ये आपका प्रूफ हुआ। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है a माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ a है, इसको हमको 0 प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ भी आपको इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको लिख लीजिए, क्या है, a माइनस 1 का स्क्वायर, b माइनस 1 का स्क्वायर, फिर आपका c माइनस 1 का स्क्वायर है, ये a स्क्वायर प्लस 1, b स्क्वायर प्लस 1, c स्क्वायर प्लस 1, और ये a b c है, इसको हमको 0 प्रूफ करना है। तो देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। तो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं, फिर उसके बाद क्या क्लू मिलता है हमको, वहाँ से फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए, ये क्या हो जाएगा आपका, a माइनस बी स्क्वायर है, मालूम है ना आपको a माइनस बी का स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो इसी पर हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a इंटू 1 यानी 2a प्लस b स्क्वायर, मतलब 1 हो जाएगा ये आपका। ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1। ठीक है, और ये जो आपका हो जाएगा c स्क्वायर माइनस 2c प्लस 1। यहाँ आपको इसको एज इट इज़ लिख दीजिए, a स्क्वायर प्लस 1, b स्क्वायर प्लस 1 एंड c स्क्वायर प्लस 1, ये आपका a b c। ठीक है, तो अभी देख रहे हैं कि इस वाले टर्म में, इस वाले कॉलम में और इस वाले कॉलम में दो चीज़ कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ भी a स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ भी b स्क्वायर प्लस 1, यहाँ भी b स्क्वायर प्लस 1 है, ऐसे इसमें भी c स्क्वायर प्लस 1 आपको दोनों में दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम दोनों को माइनस कर दें तो ये कुछ हमको यहाँ से मिलने वाला है। तो हम क्या करेंगे
कि अभी जो है C1 का वैल्यू हम ऐसा लिख सकते हैं C1 माइनस C2, यानी इससे हम इसको माइनस कर रहे हैं। तो माइनस करेंगे तो क्या होने वाला है, एक एलिमेंट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एलिमेंट के लिए हम थोड़ा रफ कर लेते हैं। ये आपका ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 है, माइनस 2a और प्लस 1 है, और माइनस करना है हमको C2। तो इसके लिए अगर हम माइनस करते हैं तो ये माइनस ए स्क्वायर माइनस 1, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या मिलने वाला है, 2a माइनस 2a जो ये है। तो अगर हम यहाँ से माइनस करते हैं तो कहाँ, C1 में लिखेंगे, क्योंकि हम C1 के लिए ये ऑपरेशन लगा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देख लीजिए यहाँ से, इसको अगर हम माइनस करते हैं तो सिर्फ क्या बचने वाला है आपका, माइनस 2a। C1 में क्या बचने वाला है, माइनस 2a, यानी यहाँ माइनस 2a माइनस 2b एंड माइनस 2c। यहाँ आपका माइनस 2a, यहाँ आपका माइनस 2b और यहाँ माइनस 2c, और यहाँ पर आपका ए स्क्वायर प्लस 1, बी स्क्वायर प्लस 1 एंड ये सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ से अब देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम में आपको -2 कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, -2 कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, -2 को कॉमन ले सकते हैं। ये भी क्या है, एक प्रॉपर्टीज है कि अगर किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको हम लोग डिटर्मिनेंट से बाहर लेके आ जा सकते हैं। तो यहाँ आपका ए बी सी, और ये आपका ए स्क्वायर प्लस 1, ये बी स्क्वायर प्लस 1 और ये सी स्क्वायर प्लस 1 एंड ये ए बी सी। तो देख रहे हैं यहाँ पर जो आपका क्या है, कॉलम 1 और कॉलम 3 जो है वो आइडेंटिकल हो गया। ठीक है, यानी आपका यहाँ पर ये दोनों C1 और C3 इक्वल हो गया। इसलिए डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज से कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाता है, सेम हो जाता है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका, वही जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग किए थे उसी पे बेस्ड है। ये भी क्या है कि इसमें भी क्या है, इसमें रो में जो है आपका देख रहे हैं कि ये दो एलिमेंट्स का क्या है, सम है। तो इसको अगर हम सेपरेट अलग अलग डिटर्मिनेंट में लिखते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आने वाला, 0 आ जाएगा। तो चलिए इसका भी हम लोग लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरा, ए बी सी, इसको भी हमको क्या करना है, प्रूव करना है। ये सबको हमको प्रूव ही करके 0 लाना है। ठीक है, ये a प्लस 2x, ये b प्लस 2y एंड ये c प्लस 2z है। इधर x, y एंड z है। तो क्या करेंगे, देख रहे हैं कि ये जो है दो एलिमेंट्स का क्या है, सम है। यहाँ भी दो एलिमेंट्स का सम है और ये भी। तो इसको हम क्या करते हैं, सेपरेट दो अलग डिटर्मिनेंट में हम लोग इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ए बी सी इसको ऐसा ही लिख लेंगे, और इसका जो आपका फर्स्ट जो एलिमेंट्स है ए बी सी, इसको लेके हम एक डिटर्मिनेंट लिख लेंगे, ए बी सी, और ये एक्स वाई एंड जेड। इसमें क्या करेंगे, ये ए बी सी, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो इसका सेकेंड है एलिमेंट है क्या है, 2x है, 2y है और 2z है, और बाकी ये x y एंड z। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो फर्स्ट रो R1 और इसका क्या है R2, ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल हो गया। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर R1 और R2 क्या है, इक्वल है। इसमें आते हैं प्लस, इसमें से आप 2 को कॉमन कर लें, कॉमन कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा, ए बी सी, ये एक्स वाई जेड एंड ये एक्स वाई जेड। क्या हो जाएगा, यहाँ भी देख पा रहे हैं आप कि यहाँ आपका R2
और ये R3 क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये तो 0 है, हटा दीजिए इसको, इससे लेना भी नहीं है अब। 2 इंटू, अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो ये भी कितना हो जाएगा 0। ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो इसका सेकेंड रो है और थर्ड रो जो है वो क्या हो गया है, आइडेंटिकल हो गया है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है क्या है कि हमको बिना इसको एक्सपेंड किए हुए क्या करना है कि एक डिटर्मिनेंट से दूसरे डिटर्मिनेंट तक पहुंचना है। तो देखते हैं क्या है, 1 1 1, इसमें A B C है, यहाँ B C है, C A है, यानी ये दोनों आपका जो कॉलम है आइडेंटिकल है। इसको हमको एक B C को A स्क्वायर बना लेना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। इसका हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या है 1 1 1 A B C, यहाँ क्या है B C है, C A है एंड A B है। ठीक है, तो अब हमको A स्क्वायर लेके आना है, B स्क्वायर और C स्क्वायर लेके आना है। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें भी A स्क्वायर लेके आना पड़ेगा, B स्क्वायर एंड C स्क्वायर। वो आएगा कैसे, तो एक काम करते हैं हम, यहाँ पर देख लीजिए, ये R1 में हम क्या करते हैं A से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, R2 में कर लेते हैं B से, क्योंकि यहाँ B है तो B स्क्वायर ऐसा आ जाएगा, इसमें B से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो B इंटू R2। एंड रो 3 में हम लोग क्या कर लेते हैं कि C से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको प्रॉपर्टीज़ में बताया गया था कि अगर किसी भी रो में या कॉलम में अगर हम किसी नंबर से या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डिटर्मिनेंट जो है उसी नंबर से या कांस्टेंट से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे अगर हम यहाँ R1 में A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या नहीं एक्चुअली इसको इधर लिखना, यहाँ पर स्पेस नहीं है, हम इधर लिख रहे हैं। तो देखते हैं, तो क्या है कि अगर हम R1 में A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको यहाँ A से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। अगर A से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर एंड ABC। ये क्या होने वाला है आपका A स्क्वायर एंड ABC। ठीक है, R2 में B से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, B से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो B से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा B स्क्वायर और ये लास्ट में ABC। ठीक है, इसमें अगर C से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो C स्क्वायर एंड ABC। तो C से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो C से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, और ये क्या हो जाएगा आपका C स्क्वायर एंड ABC। ठीक है, तो इस तरह से हम ये R1 में A से कर लिए, R2 में B से एंड R3 में C से मल्टीप्लाई कर लिए। अब देख रहे हैं यहाँ पे कॉलम 3 में, ये जो आपका कॉलम 3 है इसमें क्या है ABC तीनों जो उसका एलिमेंट्स है वो क्या है ABC है। तो क्या है, वहाँ से हम उसको डिटर्मिनेंट से बाहर कॉमन लेके आ सकते हैं। तो ABC, यहाँ आपका ABC, फिर ये आपका ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, यहाँ 1 1 1। ठीक है, ये आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या है, आ गया मेरा ये। ठीक है ना, मगर अभी भी क्या है ना, A स्क्वायर वाला जो टर्म है और 1 1 वाला जो टर्म है वो क्या है, ये C1 में है 1 1 1, और A स्क्वायर वाला क्या है C3 में है। मगर यहाँ क्या है, ये A स्क्वायर B स्क्वायर वाला जो है वो C2 में है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, तो आपको प्रॉपर्टीज में बताया गया था कि अगर किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का साइन बदल जाता है, यानी अभी क्या आ जाएगा, निगेटिव साइन आ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इस दोनों को यानी यहाँ से हम C1 का इंटरचेंज कर लेते हैं C3 से। क्यों, क्योंकि हमको इस पोजीशन पे 1 लेके आना है। तो 1 अभी तो C3 पे है, तो इसको 1 पे लेके आना है, तो हम इंटरचेंज कर लेते हैं कॉलम का। इंटरचेंज करते ही क्या हो जाएगा आपका
यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस साइन आ जाएगा। तो देखते हैं, तो चलिए इसको C1 C3 को हम C1 पे लेके आ गए, B2 के साथ कुछ नहीं किए, C2 के साथ कुछ नहीं किए थे, इसको हम ऐसा ही लिख देंगे B² C² और ये फिर आपका ABC। तो अभी भी क्या है, ये नहीं आया, क्यों? क्योंकि स्क्वायर वाला जो टर्म है वो C3 में है। तो एक इंटरचेंज और लगाइए और अपने रिजल्ट तक पहुंच जाइए। तो देखते हैं यहाँ से फिर क्या करेंगे, हम C2 को इंटरचेंज कर देते हैं C3 से। तो फिर जब इंटरचेंज करेंगे, यानी दो कॉलम का हम इंटरचेंज करने जा रहे हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा, फिर से निगेटिव साइन आ जाएगा आपका। तो निगेटिव साइन आएगा तो ये बाहर में जो निगेटिव है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो चलिए, तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं था, सिंपल जो हम लोग का जो प्रॉपर्टीज़ है उसी को अप्लाई करना था। तो चलिए देखते हैं, तो हम C2 और C3 का इंटरचेंज अगर करते हैं तो फिर से माइनस साइन आएगा और वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और देखिए क्या हो जाएगा, 1 1 1, ये आपका इसको इंटरचेंज कर रहे हैं 2 के पोजीशन पे, तो ये यहाँ पे ABC एंड ये A² B² एंड C², ये आपका प्रूव्ड हो गया। राइट हैंड साइड का जो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें हमको प्रूव करना है A² BC और यहाँ 1A² A³ लेके आना है। यहाँ A है, A² है और A² और A³ लेके आना है। सिमिलरली जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, उसमें भी क्या था, A था, A² करना था, तो क्या किए, हम A से मल्टीप्लाई कर लिए। तो यहाँ भी वही है, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, हमको लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, क्या है वो, ABC A² B² C², ये आपका BC है, CA है एंड AB है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, R1 में रो 1 में A से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे A से मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, यहाँ पे R1 में क्या हो जाएगा, A² AQ और यहाँ ABC आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जब यहाँ BA² एंड BQ के लिए हम R2 में क्या करते हैं, B से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अब जो R2 का वैल्यू आपका होगा उसमें हम B से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और R3 में क्या करते हैं, C से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, देखिए, तो क्या है, किसी भी रो में या कॉलम में अगर हम किसी नंबर से या किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करना होता है, हमको डिवाइड भी करना होता है। तो देखिए, अगर R1 में A से है, R2 में B से, C से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ हमको डिटर्मिनेंट को ABC से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। R1 में A से मल्टीप्लाई करने से ये आपका हो जाएगा A², ये हो जाएगा आपका AQ और ये ABC हो जाएगा। ठीक है, यहाँ A से मल्टीप्लाई हो जाएगा ABC। R2 में B से करते हैं तो ये BA² BQ और BCA यानी ABC, ये भी हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा BA², ये BQ और ये ABC। फिर R3 में अगर C से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, CA² CQ एंड ABC, ये आपका CA² CQ एंड ABC। फिर देख रहे हैं आपके अर्थ कॉलम 3 में क्या है, ये कॉलम 3 में जो आपका सब आइडेंटिकल हो गया, यानी कॉमन है वो, उसको हम कॉमन कर सकते हैं, ABC बाई ABC। ठीक है, ये आपका A² B² C², यहाँ AQ BQ CQ और ये 1 1 एंड 1 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर वही इंटरचेंज कर दीजिए कि हाँ, यहाँ कॉलम 1 के पोजीशन पे हमको 1 1 1 चाहिए, तो क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। आपका C1 को इंटरचेंज कर देते हैं C3 से। ठीक है, तो आपको मालूम है कि इंटरचेंज करने पे क्या आ जाता है,
डिटर्मिनेंट का साइन क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो चलिए ये निगेटिव हो जाएगा आपका, और यहाँ पे 1 1 1, फिर आपका कॉलम 2 में कोई चेंजेस नहीं किए थे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा C1 का इंटरचेंज कर रहे हैं हम लोग C3 से, ठीक है। तो C2 में कोई चेंजिंग नहीं होगा आपको, AQ, ये आपका BQ, और ये CQ, और यहाँ आपका A² B² एंड C², ठीक है। और फाइनली एक और इंटरचेंज करेंगे तो अपने रिजल्ट तक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, फिर C2 और C3 को इंटरचेंज कर देते हैं, क्योंकि C3 के पोजीशन पे हमको जो लेके आना है क्यूब वाला लेके आना है, AQ BQ एंड CQ, ठीक है। तो चलिए, तो क्या हो जाएगा, फिर से इंटरचेंज करेंगे, बाहर में माइनस साइन आएगा, पहले से माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जो आपका फाइनल जो रिजल्ट है 1 1 1, ये A² B² C² A³ BQ एंड CQ। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल इजी था, तो यही आपका हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या है इसमें कि इफ AR इज इक्वल टू cos 2r पाई प्लस I साइन 2r पाई, इसका पावर 1/9 है, तो आपको प्रूव करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर आपके पास अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस IY अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो इसका जो पोलर फॉर्म होता है, क्या होता है, पोलर फॉर्म, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं R, और ये cos थीटा प्लस I साइन थीटा क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म है। वो z इज इक्वल टू एक्स प्लस IY उसको कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं, और ये क्या है, पोलर फॉर्म है। तो इसी को पोलर फॉर्म को ही हम वापस से इसको ऐसा लिख सकते हैं e⁻I थीटा, ठीक है, और ये कहलाता है यूलर्स फॉर्म। कौन सा फॉर्म कहलाता है, यूलर्स फॉर्म, ठीक है। तो इसी को हम लोग यूज करने वाले हैं, यानी कहने का मतलब कि आपके पास अगर e⁻I π/4 है, ठीक है, क्या है देखिए, r को तो r जो है तो है ही, हम cos थीटा प्लस I साइन थीटा को, cos थीटा प्लस I साइन थीटा को हम कितना लिख सकते हैं, e⁻I थीटा, ठीक है, जिसको यूलर्स फॉर्म बोलते हैं। तो इसी तरह से अगर आपके पास e⁻I π/4 है, तो आप इसको लिख सकते हैं cos π/4 प्लस I साइन π/4, ठीक है। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या है, AR आपका क्या गिवन है, cos 2r पाई प्लस I साइन 2r पाई, ठीक है, और इसका पावर कितना है, 1/9, ठीक है। तो आप इसको, ये cos थीटा प्लस I साइन थीटा को आप लिख रहे हैं कितना, e⁻I थीटा, ठीक है। तो इसको आप हम लिख सकते हैं e⁻I 2r पाई, इसको हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका होल पावर कितना है, 1/9 है, कितना है, 1/9, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, e⁻I 2r पाई बाई कितना, 9, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर r का वैल्यू जो है, ये AR में ये एक रिलेशन है। अब यहाँ पर A1 A2 से लेके कहाँ तक है, A9 तक है। तो चलिए 1 by 1 हम लोग क्या करते हैं, सारा वैल्यू निकालते हैं। A1 अगर 1 रखते हैं, मतलब r के जगह पर यहाँ पर क्या रख रहे हैं आप, 1 रख रहे हैं, तो 1 रखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, e⁻
आई और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2π/9, ठीक है। अगर 2 रख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा e टू दी पावर i, 2 2 × 2 × 2 आपका 4π/9 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग कहाँ रखेंगे, 9 तक जो भी वैल्यू है रख लेंगे, तो उस तरह से मेरा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं, ये चीज़ समझ में आया ना, ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ही एक फॉर्म है जिसको हम लोग यूलर्स फॉर्म बोलते हैं, और इसी को यूज़ करके इस डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बस यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। तो अब ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब हम डायरेक्ट वही लिखते हैं डिटर्मिनेंट में ही। क्या है, हमको जो प्रूव करना है आपको वो क्या है, A1 A2 A3 A4 5 6 7 8 एंड 9, इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए क्या है, सिर्फ r का वैल्यू हमको चेंज करते जाना है, ठीक है। यूलर्स फॉर्म बहुत ही जादुई फॉर्म है, इससे हम कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व करते हैं। जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे इसको किस तरह से हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो हमको रिक्वायर्ड है उतना ही करते हैं। तो देखते हैं A1 क्या हो जाएगा आपका e टू दी पावर i 2π/9, ठीक है। फिर जब 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 से मल्टीप्लाइड है, r का वैल्यू चेंज करते जाए, 1 रखे तो 2 हुआ, 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो चलिए ये आपका i और ये आपका 4π/9, इधर में आपका हो जाएगा i टू दी पावर 6π/9। फिर यहाँ पे आज ये 4 रखेंगे, e टू दी पावर i, ये 8π/9 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम 5 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 10π/9, ठीक है, समझ पा रहे हैं यहाँ पे। और जब 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा e टू दी पावर i 12π/9। फिर नेक्स्ट देखते हैं 7 रखेंगे तो क्या हो जाएगा e टू दी पावर i, ये 14π/9। फिर आपका 8 रखेंगे तो i टू दी पावर 16π/9, और जब 9 रखेंगे तो e टू दी पावर i 18π/9, ठीक है। अब आ जाइए देखते हैं आगे क्या है। 0 लाना है, मतलब कहीं ना कहीं हमको रोज़ को या फिर कॉलम को आइडेंटिकल बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं कैसे हम यहाँ से इसको आइडेंटिकल बनाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमको 0 प्रूफ करना है, मतलब कोई ना कोई 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल आएगा। तो अब एक काम करते हैं हम यहाँ से, यहाँ देख रहे हैं आप कितना का डिफरेंस है, यहाँ 2 4 6, यानी इसमें 2 का डिफरेंस है, फिर इससे इसका 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 8 है, यहाँ 10 है, 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 10 है और 12 है, 2 का डिफरेंस है। कहने का मतलब इधर से ही हमको कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, ठीक है ना। सब इसको समझने के लिए एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास e टू दी पावर a है और प्लस e टू दी पावर b है, एक्सपोनेंट एक लेते हैं, ठीक है। अगर हम चाह रहे हैं कि यहाँ से नहीं हम e टू दी पावर a को कॉमन कर ले, ठीक है ना, तो अगर आप कॉमन करते हैं यहाँ से तो ये कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ से इस वाले टर्म में तो e टू दी पावर a है नहीं है, तो वो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में e टू दी पावर a, ठीक है। अब आपको मालूम है एक्सपोनेंट में कि अगर 2 एक्सपोनेंट अगर डिवाइड में है तो उसका पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो इस तरह से माइनस हम लोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए यही कॉन्सेप्ट हम वहाँ पर लगाने वाले हैं और देखते हैं क्या है, किस तरह से हम उसको सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, इसमें R1 से आप e टू दी पावर i 2π/9 को कॉमन कर लीजिए, क्योंकि R1 में यही है सबसे छोटा आपका, ठीक है।
तो देखते हैं R1 से अगर हम कॉमन निकाल रहे हैं e टू दी पावर i 2π/9 को अगर हम कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, ठीक है, यहाँ तो 1 हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, कॉमन लेना मतलब डिवाइड कर देना उसमें, ठीक है ना, कॉमन नहीं है, कॉमन कैसे लेंगे, हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो e टू दी पावर i 4π/9 को अगर हम डिवाइड कर दे रहे हैं e टू दी पावर i 2π/9 से, तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, बेस सेम है यहाँ पे, ठीक है ना, पावर माइनस हो जाएगा, यानी i 4π/9 माइनस i 2π/9, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, ये e टू दी पावर i और π/9 है, सिंपल है ना, 4π/9 में से अगर 2π/9 माइनस हो जाएगा तो 2π/9 बचेगा, कितना बच जाएगा, e टू दी पावर i 2π/9, ठीक है। 4π/9 में से माइनस कर देंगे 2π/9, या ऐसे भी समझिए π/9 दोनों में कॉमन है, तो आपका 4 - 2 कितना हो जाएगा 2। तो क्या बचने वाला है आपका यहाँ पे e टू दी पावर i और 2π/9, ठीक है। फिर ये हम कॉमन लिए हैं यहाँ से, तो यहाँ 6 है, तो 6 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। तो e टू दी पावर i 4π/9, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट रो कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं सेकेंड रो से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। तो सेकेंड रो में आप देख रहे हैं कि e टू दी पावर i और कितना 8π/9 आपका कॉमन है, ठीक है। और यहाँ भी कितना है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ भी क्या, तो अभी सेकेंड रो से हम लोग e टू दी पावर i 8π/9 कॉमन लेने वाले हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं लिखने के लिए उसको। फर्स्ट रो से हम लोग क्या लिए थे, e टू दी पावर i 2π/9 लिए थे। सेकेंड रो से हम लोग लेने जा रहे हैं कॉमन e टू दी पावर i 8π/9, ठीक है, ये कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पर फिर कितना आ जाएगा 1, फिर इसमें कितना का डिफरेंस है 2 का, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका e टू दी पावर i 2π/9, ठीक है। और फिर इसमें 4 का डिफरेंस है e टू दी पावर i 4π/9। और ऐसा करते ही आपको दिख रहा है कि R1 और R2 क्या हो गया, मेरा आइडेंटिकल हो गया। तो चलिए R3 को हम लोग जैसा है वैसा लिख लेते हैं, 14π/9 और ये e टू दी पावर i 16π/9 और ये आपका e टू दी पावर i 18π/9, ठीक है। क्या हो गया, देख पा रहे हैं यहाँ पर आप कि आपका जो R1 और ये जो R2 है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया, दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, e टू दी पावर i 2π/9, इधर भी e टू दी पावर i 8π/9 इंटू 0, और 0 से इंटू होने के बाद बेचारे 0, ठीक है। तो ये भी ठीक था, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर का इसमें यूज़ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है, इसको हमको सॉल्व करना है, इसका देखते हैं, इसको सॉल्व करके इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पर लॉग है, तो लॉग का प्रॉपर्टीज़ थोड़ा जान लें। क्या आपको मालूम है कि लॉग 8 का पावर अगर n हो तो ये कितना हो जाता है, n log a हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो हम लोग यूज करने वाले हैं log a इंटू बी, log a इंटू बी कितना हो जाता है आपका, log a प्लस log b। अगर log a बाई बी है, ठीक है ना, तो ये कितना के बराबर होता है, log a माइनस log b के, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ हमको यूज करना है, इसको हमको सॉल्व करके इस डिटर्मिनेंट को देखना है क्या वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट रो में आप देख पा रहे हैं यहाँ तो कुछ नहीं है, सिंपल सा log x है,
ये log y है एंड ये log z है। सेकेंड रो में देखिए क्या है, log 2x, log 2y एंड log 2z। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, log 2 प्लस log x, ठीक है, इस वाले प्रॉपर्टी से log के। उसके बाद फिर क्या है, log 2y है, तो आप उसको लिख सकते हैं log 2 प्लस log y, ठीक है, एंड log 2z को आप क्या लिख सकते हैं, log 2 प्लस log z, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए। तो ये आपका log y और ये आपका log z है, ठीक है। उसके बाद तो देखते हैं इसको आप क्या लिख पाएंगे, log 3 प्लस log x, यहाँ से फिर log 3 प्लस log y और इसको फिर log 3 प्लस log z। इस तरह से हम इसको ये प्रॉपर्टी यूज, log का प्रॉपर्टी यूज करके हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, अब देखते हैं इस पे क्या ऑपरेशन हम लगा सकते हैं। देख रहे हैं कि इस वाले रो में क्या है, log x है, यहाँ भी log x है, इसमें भी log x है, ठीक है। इस वाले में देख सकते हैं क्या है, log y है, y है, y है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम इसको माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर इससे इसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं कि अभी जो है R2 का वैल्यू हम ऐसा लिख लेते हैं R2 माइनस R1, ठीक है। इससे ये R2 से हम R1 को माइनस कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, log log कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा मेरे पास, log 2। फिर उसके बाद R3 के साथ हम ऐसा करते हैं कि R3 और माइनस कितना कर लेते हैं, R1 को ही माइनस कर लेते हैं। तो देखते हैं ऐसा माइनस करने के बाद हमको क्या रिजल्ट मिलता है, और तो देखते हैं क्या रिजल्ट आने वाला है ये ऑपरेशन करने के बाद। चलिए यहीं पर लिखते हैं, R2 का वैल्यू R2 माइनस R1, यानी ये माइनस ही है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है आपका, R2 कितना है, log 2 प्लस x है ना, और माइनस R1 मतलब log x है। ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा आपके पास, log 2। यानी अभी ये ऑपरेशन हम कहाँ कर रहे हैं, सेकेंड रो में। तो फर्स्ट रो पे कोई चेंज नहीं होने वाला है, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, ये log x, ये आपका log y एंड ये log z, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 में R2 माइनस R1 करेंगे तो log x कैंसिल, आपका ये क्या हो जाएगा, log 2। यहाँ भी y कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना बच जाएगा, log 2, ठीक है। और यहाँ भी आपका log 2 बचने वाला है, ठीक है। इसमें अब R3 माइनस R1, यानी इससे इसको माइनस करना है। तो आपका देख रहे हैं कि इसका एलिमेंट क्या है, log 3 प्लस कितना है, log x, ठीक है ना, और माइनस R1 में क्या है, log x है। ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा आपके पास, log 3। तो यहाँ से क्या बचने वाला है आपके पास, log 3। यहाँ भी y और y कैंसिल होगा, आपके पास क्या बच जाएगा, log 3, और ये भी log 3। तो अभी यहाँ पर तो आपका ये R2 और R3 देख रहे क्या, इसको आप बोल पाएंगे आइडेंटिकल तो नहीं दिख रहा है। R2 में आपका log 2 है एंड R3 में क्या है आपका, log 3 है। R2 में log 2 है और R3 में क्या है, log 3 है। तो आइडेंटिकल तो है नहीं, मगर आइडेंटिकल नहीं है मगर प्रोपोर्शन तो है ना। यानी आपके डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज़ में ये बताया गया था कि कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाता है या फिर प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, तभी भी उसका रिजल्ट क्या होगा,
जीरो होगा। तो यहाँ देखिए कैसे प्रोपोर्शनल है ये 2/3, यहाँ भी 2/3 और यहाँ भी 2/3, यानी यहाँ पर क्या है R2 एंड R3 आर प्रोपोर्शनल, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि ये आपका जो R2 है ये प्रोपोर्शनल है किसके, R3 के, ठीक है या नहीं। तो अगर ऐसे नहीं समझना चाहते हैं, नहीं सर इसमें नहीं समझ में आया ऐसे, तो और भी दूसरा तरीका है इसका, क्या कि आप यहाँ से log 2 को कॉमन कर लें, ठीक है। ये ज़्यादा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं log 2 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम क्या कर लेते हैं log 3 कॉमन कर लेते हैं। log 3 को कॉमन कर लीजिए। अब तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये log x, ये log y और ये आपका log z। अब ये 1 1 1, यहाँ से हम log 2 को क्या किए हैं कॉमन कर लिए हैं, और R3 से log 3 को कॉमन कर लिए हैं। तो क्या हो गया, अब क्या हो गया यहाँ पर आपका दोनों रो यानी R2 और R3 क्या हो गया आपका आइडेंटिकल हो गया, एकदम आइडेंटिकल हो गया। तो अब यहाँ से तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि हाँ सर यहाँ पर जो वैल्यू होगा डिटर्मिनेंट का वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो गया 0। क्यों, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर जो है आपका R2 और R3 क्या है आइडेंटिकल हो गया, इक्वल हो गया। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, तब आप उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताइए, ठीक है ना। तो इसको जानने से पहले थोड़ा सा आप बेसिक समझ लें कि रूट्स में किसी भी दिए हुए इक्वेशन में, उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या क्यूबिक इक्वेशन में उसके रूट्स और कोफिशिएंट्स का क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो देख लेते, सबसे पहले हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, क्या है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मेरे पास एक इक्वेशन है एंड अल्फ़ा बीटा अगर इसका रूट्स है, इसका रूट्स क्या है, इसका रूट्स अगर अल्फ़ा एंड बीटा है तो आपको मालूम है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a होता है, ठीक है। ये तो आप क्लास 10th में इसके बारे में पढ़े थे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर यही क्यूबिक इक्वेशन है आपके पास, अगर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0 है और अल्फ़ा बीटा और गामा इसका अगर रूट्स है, क्या है अल्फ़ा बीटा गामा इसका अगर रूट्स है, तो इसमें क्या रिलेशन होगा देख लेते हैं कि यहाँ से आपका अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस गामा जो होगा वो क्या हो जाएगा -b/a। यहाँ भी क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x² बाई कोफिशिएंट ऑफ x³। उसके बाद फिर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा वो कितना हो जाएगा फिर c/a। हम लोग स्टेप वाइज आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे सम ऑफ रूट्स करेंगे तो b/a, फिर दो का प्रोडक्ट लेंगे तो c/a, फिर उसके बाद तीनों रूट्स का जब प्रोडक्ट करेंगे तो d/a और माइनस अल्टरनेट लगाते चले जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका c/a, ठीक है। उसके बाद फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख लेते हैं, तो लास्ट है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये कितना हो जाएगा आपका -d/a, ठीक है। तो आते हैं इस चीज़ को समझ लें अच्छे से, तभी ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आपका सॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। गिवन जो इक्वेशन है आपके पास वो क्या है px³ प्लस qx² प्लस r इज इक्वल टू 0 एंड अल्फ़ा बीटा गामा इसका क्या है रूट्स है, अल्फ़ा बीटा गामा इसका रूट्स गिवन है। चलिए इसके रूट्स में हम रिलेशन निकाल लेते हैं, रूट्स एंड कोफिशिएंट में। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस
गामा, ये कितना हो जाएगा, देख रहे हैं यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बाई ए का कोफिशिएंट, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कितना है -q बाई p, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड क्या है, दो दो का पेयर बना के प्रोडक्ट करके हम लोग इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से फिर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फ़ा, इसमें क्या देख रहे हैं आप, c बाई ए यानी कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें x है ही नहीं, यानी x का कोफिशिएंट यहाँ क्या हो जाएगा 0, और उसके बाद a, यहाँ a है तो यहाँ क्या है आपका p, यानी इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 0, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ले लेते हैं अल्फ़ा बीटा एंड गामा, तो ये कितना हो जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पर -d बाई ए, यानी जो माइनस कांस्टेंट है आपका यहाँ r है एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू का कोफिशिएंट कितना है p है, ठीक है। अब ये रिजल्ट्स हम लिख लिए। अब आते हैं उस डिटर्मिनेंट पे कि उस डिटर्मिनेंट को अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या है आपका डिटर्मिनेंट जो गिवन है, क्या है आपका अल्फ़ा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फ़ा। उसके बाद फिर क्या है आपके पास बीटा गामा गामा अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा, ठीक है। फिर उसके बाद अल्फ़ा गामा अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा एंड बीटा गामा, यानी कहने का मतलब कि आप रो वाइज देखिए अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, और वही सेम चीज़ आपके कॉलम वाइज है। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर, या तो हम तीनों रो को ऐड कर लेते हैं या फिर तीनों कॉलम को। क्यों ऐड करना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अल्फ़ा बीटा अगर ऐड करते हैं तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा एंड प्लस गामा अल्फ़ा, ऐसा रिजल्ट हमको मिलेगा। और ऑलरेडी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हम रिजल्ट, जो इस इक्वेशन के रूट्स में जो रिलेशन है उसको हम लोग यहाँ पर निकाल के वेट कर रहे हैं कि देखते हैं वहाँ से ऐसा कुछ क्या मिलने वाला है। वहाँ पे इसके जगह पर 0 मारेंगे, काम ख़त्म, ठीक है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, तो ऐड कर दीजिए आप किधर से भी, कोई भी ऑपरेशन लगा दीजिए। R1 का वैल्यू जब होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो R2 प्लस R3, या कॉलम में भी आप कर सकते थे कि क्योंकि दोनों तरफ से क्या है सिमेट्री है आपका। तो देखिए क्या हो जाएगा, R1 का वैल्यू अब तीनों को जोड़ देना है हमको, तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ठीक है। नेक्स्ट इस तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से भी इसमें भी आपको दिख रहा है अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, तो इसको भी लिख देंगे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और लास्ट में भी यही चीज़ आएगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ठीक है। उसके बाद बाकी में तो हम कुछ किए नहीं है, इसको एज इट इज़ लिख दीजिए गामा अल्फ़ा एंड अल्फ़ा बीटा, फिर ये गामा अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा एंड बीटा गामा। तो अब यहाँ से देख रहे हैं अल्फ़ा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फ़ा का वैल्यू क्या है 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट रो जो है वो क्या हो जाएगा 0। तो बाकी को एज इट इज़ लिख लीजिएगा, क्या हो जाएगा पूरा रो का जो भी एलिमेंट्स है वो क्या हो गया 0 हो गया, तो इस तरह से इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें टोटल 13 क्वेश्चन था, बहुत ही इजी से लेके मॉडरेट और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी था यहाँ पे। तो इस तरह से ये जो आपका प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। कैसा लगा आज का लेक्चर कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। अगर लगता है कि ये कंटेंट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल है,
इससे आपको बेनिफिट्स हो रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले कि आने वाला जो भी नोटिफिकेशंस हो नेक्स्ट वीडियो का वो आपको मिलता रहे। थैंक यू।